आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। भाई बहन के प्यार को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। एक दूसरे के लिए उनका लगाव, एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता, एक दूसरे को खुशी देने की उनकी चाहत, इस रिश्ते के बहुत सारे रंग हैं। कल देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। आज भी बहनों ने अपने भाई की कलाई पर प्रेम का धागा बांधा। रेशम की ये डोर असल में भावनाओं का मजबूत कवच है, जो मुश्किल हालात में ढाल बनकर खड़ा होता है। रक्षाबंधन के मौके पर पुणे से आई एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। तस्वीर भाई और बहन के रिश्ते और प्यार की एक मिसाल है। पुणे में एक कार नदी की लहरों में फंस गई। कार में एक परिवार था जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। लहरों से लड़ाई के बाद परिवार को बचा लिया गया, लेकिन कार में मौजूद एक लड़की को जब पानी से निकाला जा रहा था तो उसे खुद की बजाय अपने भाई की चिंता सता रही थी। बार बार पूछ रही थी कि उसका छोटा भाई कहाँ है। वो कह रही थी, मुझे भाई के पास ले चलो। किनारे पर जैसे ही उसने अपने भाई को देखा, वो उससे लिपट गई। छोटा भाई भी अपनी बहन को देखते ही उसके गले लग गया। अरे आया इकडे 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 अरे इधर इधर अरे आया इकडे इकडे अरे अब आपको इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। एक तरफ भाई बहन का प्यार, दूसरी तरफ जलदूतों का कमिटमेंट। उफान मारती हुई नदी में उतरने का साहस और लहरों में फंसी कार से एक परिवार को सही सलामत निकाल लेने का फौलादी इरादा। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नालों में पानी का बहाव तेज है और कई बार लोग खतरे में फंस जा रहे हैं, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाकर रेस्क्यू टीम लोगों को बचा रही है। उनको सैलाब से निकाला जा रहा है। पुणे में भी ऐसा ही हुआ। दमकल कर्मियों की हिम्मत और काबिलियत से जिंदगी एक बार फिर से जीत गई। देखिए। नदी का ये रौद्र रूप ही दहशत के लिए काफी है। लेकिन सोचिए, अगर इस उफान मारती नदी की गिरफ्त में जिंदगी आ जाए, क्या उसकी सलामती की उम्मीद की जा सकती है? सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा इस नदी का सामना भला कैसे किया जा सकता है? इसकी तेज रफ्तार के आगे तो खड़ा होना भी मुश्किल है। अब इस कार को ही देखिए। सफेद रंग की ये कार लहरों में घिरी है। तेज लहरों के सामने कितनी देर तक टिक पाएगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कार खाली नहीं है। इस कार में बच्चों समेत 5 लोग हैं और सभी की जान खतरे में है। ये कतई मुमकिन नहीं है कि कार में बैठे लोग बाहर आने की कोशिश भी करें, क्योंकि पानी की तेज धार उन्हें बहा ले जाएगी। खतरा हर पल बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीर पुणे की है, जहां मूठा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज बारिश के बाद नदी में उफान आया और पास की सड़क पर खड़ी गाड़ियां इस सैलाब में बह गई। ये गाड़ियां खाली हैं, इसीलिए चिंता नहीं है। लेकिन सफेद रंग की इस कार में एक परिवार है। गुरुवार की रात ये परिवार नदी के पास से गुजर रहा था, लेकिन बाढ़ के पानी में कार बह गई।
गनीमत रही कि इस हादसे की खबर तुरंत दमकल विभाग के पास पहुंची और समय न गवाते हुए दमकल विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू में जुट गए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। नदी में उतरकर परिवार को सुरक्षित निकालने की चुनौती थी, लेकिन दमकल विभाग की टीम ने ठान लिया तो ठान लिया। रस्सी और लाइफ जैकेट के सहारे कुछ लोग पानी में आगे बढ़े और धीरे धीरे कार तक पहुंच गए। उनके पीछे खड़े लोगों ने रस्सी का एक सिरा पोल से बांध दिया। नदी में उतरे लोगों को पीछे की टीम ने थाम रखा था। इसके बाद कार का दरवाजा खोला गया और उसमें मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। मजबूती से थामकर उन्हें एक एक करके किनारे लाने का अभियान शुरू हुआ। पालघर का रहने वाला ये परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने पुणे आया था। रिश्तेदारों से मिलने के बाद परिवार कार में रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि वो रास्ते में इस तरह खतरे में फंस जाएंगे। फुल पानी भर ले गाड़ी। कार में बड़े लोगों के साथ एक 13 साल की लड़की भी मौजूद थी, जिसे खुद से ज्यादा अपने भाई की आले 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 वाचली सगळी बाबा। 8 साल की कृष्णा को रेस्क्यू टीम ने कार से सुरक्षित निकाला। आप आ जाओ। अरे आया इकडे इकडे इकडे। भाई को सही सलामत देखकर बहन मारे खुशी के उससे लिपट गई। नदी की लहरों को देखते हुए इस परिवार का रेस्क्यू मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन दमकल विभाग की टीम ऐन वक्त पर देवदूत बनकर पहुंची और एक बार फिर से जिंदगी की जीत ली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल मानसून की वजह से कई राज्यों में मुश्किलें खड़ी हुई हैं। तेज बारिश की वजह से ज्यादातर नदियों में पानी का बहाव भी बहुत तेज है। ऐसे में जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ जा रही है। यूपी के बांदा में यमुना पार करते हुए एक नाव पलट गई। कुछ लोग तो तैरकर नदी से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, खासतौर पर जिनमें महिलाएं शामिल हैं, जो नदी के बहाव में फंस गए। लोगों को बचाने के लिए प्रशासन को जैसे ही खबर मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अच्छी खबर यह है कि कई लोगों को सही सलामत नदी से निकाल लिया गया है। हालांकि अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी खोज की जा रही है। नदी की तेज लहरों से लड़ाई जारी है, जिंदगी की तलाश जारी है। हालांकि यमुना में पानी उफान पर है, तेज हवा भी रास्ता रोक रही है, लेकिन रेस्क्यू टीम अपने मिशन में जुटी हुई है। एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान चला रही है। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीम के साथ जुटे हुए हैं। हालांकि गुजरते वक्त के साथ लोगों को बचा लेने की उम्मीद कमजोर होती जा रही है, लेकिन रेस्क्यू टीम का इरादा कमजोर नहीं पड़ता। नदी के किनारे बैठे लोगों ने भी अभी तक पूरी तरह से आस नहीं छोड़ी। ये तस्वीर यूपी के बांदा की है, जहां एक दिन पहले फतेहपुर जा रही एक नाव यमुना में पलट गई। राखी का त्योहार मनाने के लिए लोग निकले थे, लेकिन बताया जा रहा है कि नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और पानी का बहाव तेज होने से पतवार टूट गई। इसके बाद नाव अनियंत्रित होकर डूब गई। घटना ये हुई कि नाव जो है पल्ला टूटने के बाद नाव डूब गई। यहाँ से नाव गई है तो उसकी स्टीयरिंग टूटने की वजह से और इधर उधर करके हवा से पानी भर गया, नाव में पलट गई। हादसे के बाद कुछ लोग तैरकर नदी से बाहर निकल आए, लेकिन ज्यादातर लोग तेज बहाव में फंस गए। खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला। यहाँ से बांदा से लोग उस पार फतेहपुर जा रहे थे और उसमें कुछ रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाने जा रहे थे। अभी तक जो बताया गया कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और लहरें ज़्यादा ऊंची उठ रही थी, उसी में नाव डिसबैलेंस हुई है और 13 लोग जो है
अभी सुरक्षित निकाले गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 70 से ज्यादा जवानों ने गुरुवार की रात ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत की। टीम के साथ अफसर भी बोट पर सवार होकर नदी में उतरे। आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 8 नावों के जरिए लोगों की तलाश शुरू की गई। तमाम चुनौतियों के बावजूद लोग अपनों को पानी से निकालने का अभियान चलाते रहे। डेप्थ बताई जा रही है नदी की 40 से 50 फीट के करीब है और करंट भी है वाटर में और एग्जैक्ट लोकेशन सबकी भिन्न भिन्न आ रही हैं। कुछ सेंटर में बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि सेंटर को पार कर दिया था नदी के तब बोट पलटी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने की वजह से एक्यूरेसी की वजह से कि किस जगह एग्जैक्ट ये हादसा हुआ है और थोड़ा जो गहराई है पानी दलदला भी है, वाटर में करंट भी है। हमारे रेस्क्यूअर बराबर रात से लगे हुए हैं। नदी के किनारे खड़े लोगों के चेहरे पर दुख है, उदासी है। किसी का बेटा लापता है तो किसी का भाई। कोई की बहू है तो कोई का लड़का, कोई की लड़की है, सबका तो सब हुआ है। गुजरते वक्त के साथ हादसे के शिकार हुए लोगों के बचने की उम्मीद खत्म होने लगी है, लेकिन ये लोग अपनों को आखिरी बार देखना चाहते हैं। रेस्क्यू टीम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। सभी आला अधिकारी, मैं डीएम साहब, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस हादसे के बाद प्रशासन मदद के लिए मुस्तैद है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान भी किया गया है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल रेस्क्यू में एनडीआरएफ, पुलिस और दूसरी टीमें भी जुटी हैं, लेकिन एक अहम भूमिका कोस्ट गार्ड की टीम भी निभा रही है। इससे पहले भी आपने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। कोस्ट गार्ड की टीम ने मुंबई के पास अलीबाग इलाके में कुछ लोगों का रेस्क्यू किया। उनको हेलीकॉप्टर से बचाया गया। इनमें कुछ विदेशी भी शामिल थे जो एक याच पर मौजूद थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने बीच समंदर में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। उन्हें सही सलामत हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया। मुंबई के पास अलीबाग इलाके में कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलीबाग इलाके की, जहां पर बीच समंदर में फंसे लोगों के बारे में सूचना जैसे ही कोस्ट गार्ड को मिली, तुरंत हेलीकॉप्टर को वहां से रवाना किया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया। सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। इनमें कुछ विदेशी भी शामिल हैं जो यहां पर फंसे हुए थे, लेकिन सभी को रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट किया गया और सुरक्षित उनको बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन की। यार्ड से रेस्क्यू किया गया लोगों का। कुछ विदेशी लोग भी इसमें शामिल थे। जैसे ही इसकी सूचना मिली कि अलीबाग के पास बीच समंदर में यार्ड फंसा हुआ है, तुरंत कोस्ट गार्ड के जवानों ने मोर्चा संभाला। हेलीकॉप्टर के जरिए बीच समंदर में फंसे इन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़े। यार्ड पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ये तस्वीरें वहीं की दिखा रहे हैं। अगले साल से बंद होने जा रहे टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर की बिक्री साल 1893 से ही हो रही है। यानी 129 साल पहले अमेरिका की फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने इसे बाजार में उतारा था। 12 दशक से ज्यादा वक्त से हजारों करोड़ महिलाएं खुद और अपने बच्चों के लिए इसी टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करती आई हैं। लेकिन
ओवेरियन कैंसर यानी कि गर्भाशय कैंसर की पहली शिकायत साल 2015 में सामने आई थी, जब जैकी फॉक्स नाम की एक अमेरिकी महिला की मौत हो गई थी ओवेरियन कैंसर से। मौत से पहले इलाज के दौरान जैकी फॉक्स ने आरोप यह लगाया था कि जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के इस्तेमाल की वजह से ही उन्हें गर्भाशय का कैंसर हुआ। मामला कैलिफोर्निया की एक अदालत तक पहुंचा, जहां इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कंपनी पर करीब 72 मिलियन US डॉलर यानी कि 574 करोड़ का जुर्माना लगाया। बेबी पाउडर से जुड़े प्रोडक्ट के मामले में लगा ये जुर्माना पहला था। जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने उसमें रेशेदार खनिज पदार्थ एस्बेस्टस के होने का आरोप भी लगाया और उसको सही माना। जैकी फॉक्स के परिवार को जुर्माना देने का आदेश सुनाते हुए कैलिफोर्निया की इस अदालत ने यह भी कहा कि कंपनी ने उससे होने वाले खतरे के बारे में ग्राहकों को नहीं बताया। जज ने अपने आदेश में यह तक कह दिया कि जो कंपनी ने अपराध किया है उसकी तुलना पैसों से नहीं की जाती, लेकिन जब अपराध बढ़ा तो हर्जाना भी बड़ा ही होना चाहिए। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के इस प्रोडक्ट के खिलाफ ये इकलौता मामला नहीं है। जैकी फॉक्स के मामले के बाद बेबी पाउडर को इस्तेमाल करने वाली हजारों महिलाएं सामने आई। सभी ने एक ही तरह का आरोप लगाया कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बेबी पाउडर के इस्तेमाल की वजह से उन्हें गर्भाशय कैंसर से जूझना पड़ रहा है, जिस पर अमेरिकी कंपनी ने फिर पाउडर में एस्बेस्टस से जुड़े सभी आरोपों और तमाम दावों को गलत करार दिया। इसके लिए उसकी तरफ से दशकों से हो रही कई स्वतंत्र रिसर्च का हवाला दिया गया, जिनमें कैंसर होने की कोई पुष्टि नहीं होती है। तब ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को दशकों से पता था कि उनके बेबी पाउडर में एस्बेस्टस है, जिस पर 4 साल पहले जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने फिर से दावा किया कि रॉयटर्स की रिपोर्ट पूरी तरह से एक तरफा है, उनका पाउडर पूरी तरह से सुरक्षित है और एस्बेस्टस फ्री है। हालांकि रॉयटर्स की उस रिपोर्ट के बाद भी कंपनी अपनी पुरानी सफाई को लगातार दोहराती रही कि बेबी पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल सुरक्षित है, सही है। हालांकि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की तरफ से जॉनसन एंड जॉनसन के टैल्कम पाउडर के इस्तेमाल पर कैंसर का खतरा होने की श्रेणी में इसको रखा गया। साल 2018 में भारत में जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर में कैंसर पैदा करने वाले तत्व एस्बेस्टस होने के आरोपों की जांच शुरू की गई। तब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हिमाचल प्रदेश में मौजूद कंपनी के बद्दी प्लांट से कई सैंपल्स लिए। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्से में इस पाउडर के सैंपल इकट्ठा किए गए। भारत की तरह दूसरे देशों में बेबी पाउडर पर विवाद बढ़ने के बाद साल 2020 में कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट को अमेरिका और कनाडा में बेचना बंद कर दिया। इस बीच कंपनी पर 38,000 महिलाओं की तरफ से बच्चेदानी का कैंसर होने का आरोप लगाया गया और बहुत सारे केस भी किए जा चुके हैं, जिसमें 22 महिलाओं को अब तक $3.5 बिलियन यानी कि 28,000 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मिल चुका है। इसकी वजह से अमेरिका में इसकी मांग काफी कम हो गई, जिस पर कंपनी ने सेल घटने का बहाना बनाकर साल 2020 में अमेरिका और कनाडा में बेबी पाउडर बेचना बंद कर दिया। लेकिन आज भी ब्रिटेन, भारत समेत दुनिया के कई देशों में इसे बेचा जा रहा है, जिस पर अगले साल से रोक लग जाएगी। जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर इस्तेमाल करने वाली कई अमेरिकी महिलाओं ने भी उसी वजह से ओवेरियल कैंसर का दावा बताया है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाउडर जब बच्चों के इस्तेमाल के लिए है तो महिलाओं को गर्भाशय कैंसर की शिकायत कैसे हो सकती है, और बेबी पाउडर में ऐसा क्या मिला हुआ है जिसकी वजह से महिलाओं में कैंसर होने का खतरा बढ़ रहा है, बता रहे हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपा जोशी। जो टैल्कम पाउडर है तो ऐसा पाया गया है कि जहां से वो टैल्क निकाल रहे हैं उन खदानों में से एस्बेस्टॉस नामक एक मिनरल मिला है। ये मिनरल जो है ये कार्सिनोजेनिक होता है, ये हमें पता है। तो ऐसा लोगों का मानना हो रहा है कि क्योंकि ये टैल्क के साथ मिल रहा है इसलिए टैल्कम पाउडर में इसकी कुछ क्वांटिटी मिल रही है, जिसकी वजह से ओवेरियन कैंसर हो सकता है। पाउडर का इस्तेमाल बच्चों में हो रहा है, लेकिन वो जो पाउडर है वो सांस के द्वारा और मुंह के द्वारा जो है वो अपने शरीर में जा सकता है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जो हम इनहेल कर रहे हैं
टैल्कम पाउडर, उसकी वजह से ओवेरियन कैंसर हो रहा है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जॉनसन एंड जॉनसन 60 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट तैयार करता है, जबकि इसके करीब 250 सब्सिडरीज हैं। इसके प्रोडक्ट्स भारत समेत 175 से ज्यादा देशों में बेचे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली खबर का। भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश किया है। यह साजिश पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर चीन बलूचिस्तान की बर्बादी का प्लान बना रहा है, और यह वही बलूचिस्तान है जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर प्रदर्शन होते रहते हैं। पाकिस्तान की सरकार की ज्यादतियों का विरोध अक्सर यहां पर होता है और ऐसी खबरें लगातार आती हैं। लेकिन अब बलूच लोगों के खिलाफ चीन और पाकिस्तान ने बड़ी साजिश रची है। असल में चीन वहां अपने नागरिकों को बसाने की कोशिश कर रहा है, बलूचिस्तान के तटीय क्षेत्रों को अपने किले में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। देखिए जरा। पाकिस्तान की ज्यादतियों से परेशान बलूच लोगों के प्रदर्शन की ऐसी तस्वीर बेहद आम है। अपने सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की सरकार के जुल्म कोई दबी छिपी बात नहीं। लेकिन अब बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने जो साजिश रची है वो हैरान कर देने वाली है। अपने दोस्त चीन के इशारे पर पाकिस्तान बलूचिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करने का प्लान बना चुका है। भारतीय सेना ने एक डोजियर जारी किया है जिसमें बलूच लोगों के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के अत्याचारों का भंडाफोड़ किया गया है। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी और डेटा के आधार पर डोजियर में कहा गया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के ग्वादर और दूसरे तटीय क्षेत्रों को चीनी गढ़ में तब्दील कर रहा है, और इसी के तहत चीन के ग्वादर बंदरगाह पर लगभग 5 लाख चीनी नागरिकों को बसाने की योजना है। चीन की यह साजिश बेहद खतरनाक है। अपने फायदे के लिए वो बलूचिस्तान की जमीन और उसके संसाधनों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, बल्कि उसका इरादा बलूच लोगों को दरबदर करने का है। बलूचिस्तान के जेवानी, सोनमियानी और दूसरे इलाकों में नए बेस बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते बलूचिस्तान के लोग अपनी जमीन और नौकरियां खो रहे हैं और बदले में सरकार उन्हें कुछ मुआवजा नहीं दे रही। भारतीय सेना के डोजियर में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के साथ इस क्षेत्र में लोगों के रहस्यमय तरीके से लापता होने का भी जिक्र है। बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। साथ ही ये प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ गैस, कोयला, तांबा और कोयला के बड़े भंडार हैं। लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है, जिसकी वजह से यहाँ के आम लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ काफी आक्रोश है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने चीन को खुश करने के लिए अपनी जमीन चीन पाक आर्थिक गलियारा यानी CPEC में दी है। ये गलियारा बलूचिस्तान के ग्वादर इलाके से होकर जा रहा है। बलूचिस्तान में चीन की दिलचस्पी 2 वजहों से है। पहला, बलूचिस्तान खनिज भंडार में समृद्ध है और चीन को अपने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए सोना, तांबा, लोहा, चांदी, सीसा, जस्ता, बैराइट और क्रोमाइट सहित बलूचिस्तान के संसाधनों की आवश्यकता है। और दूसरा, बलूचिस्तान रणनीतिक वजहों से भी बीजिंग के लिए अहम है, जहां उसने पहले से ही ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किया हुआ है। ग्वादर पोर्ट ईरान और ओमान के पास अरब सागर में मौजूद है। ये वही रूट है जहां से कच्चा तेल और दूसरा सामान चीन तक पहुंचता है। चीन इस पोर्ट के जरिए व्यापार तो करना ही चाहता है, लेकिन साथ ही वो इसे मिलिट्री बेस बनाकर इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक बढ़त बनाना चाहता है। लिहाजा पाकिस्तान का बलूचिस्तान हिस्सा चीन के लिए अहम है। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस तरह चीन की चालाकी अब सामने आ गई है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का काला चिट्ठा दुनिया के सामने है। कैसे चीन विस्तारवादी नीति पर चल रहा है, बलूचिस्तान इसका साफ उदाहरण है। पाकिस्तान और चीन की इस साजिश का भारतीय सेना ने भांडाफोड़ किया। और क्या है इस डोजियर में, देखिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की रिपोर्ट।
इंडिया टुडे के हाथ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जो बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान और चाइना मिलकर लगातार बलूचिस्तान के लोगों का न सिर्फ शोषण कर रहे हैं बल्कि बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का भी दोहन कर रहे हैं। हमारे हाथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगी है जो ये बताती है कि कैसे एक चाइनीज कंपनी लगातार बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट के आसपास हर साल 25 टन गोल्ड की माइनिंग करती है और साथ ही साथ 12 से 15 हजार टन जो कॉपर है उसकी माइनिंग की जाती है। साल 2002 से लगातार ये माइनिंग की जा रही है, लेकिन इस पूरी माइनिंग में जो प्रॉफिट है उसका सिर्फ 2% बलोच लोगों के हिस्से आता है, बलूचिस्तान के हिस्से आता है। बाकी सब कुछ चाइना और पाकिस्तान मिलकर आपस में बांट लेते हैं। अब लगातार बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाइनीज कंपनी लगातार उनके यहाँ लोगों का रोजगार छीन रही है, उनकी जमीन छीन रही है और बदले में बलोच लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। सीपीईसी के तहत यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात जो चल रही थी उसको लेकर साइन किया था नवाज शरीफ ने 2015 में। उसके बाद से लगातार ग्वादर पोर्ट पर जो चाइनीज है वो अपने 5 लाख से ज्यादा लोगों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये बात सबसे बड़ी है कि इस पूरे प्रोसेस में जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बलोच लोग हैं, उनका लगातार किस तरह से शोषण किया जा रहा है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है वो पाकिस्तान और चाइना की मिली भगत का काला चिट्ठा सामने रखते हैं। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की पूरी स्क्रिप्ट सीपैक यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा की आड़ में लिखी गई है और जिसकी वजह से बलूच लोग अपनी जमीन और नौकरियां खोते जा रहे हैं और बदले में उन्हें फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की लूट की नीयत को समझने के लिए हमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे वाली परियोजना के बारे में जानना होगा, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। सीपैक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी $65 बिलियन यानी कि 5,18,119 करोड़ की एक भारी भरकम परियोजना है। चीन ने औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया साल 2013 में। करीब 9 साल पहले शुरू हुआ यह आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मौजूद काश्गर से जोड़ने वाला है। सीपैक के जरिए चीन और पाकिस्तान ऊर्जा, परिवहन और कारोबार के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए 3000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे में बुनियादी ढांचे के नाम पर हाईवे, रेलवे और पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। साफ शब्दों में कहें तो चीन की कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान में उसकी कनेक्टिविटी बढ़े ताकि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का आसान रास्ता तैयार हो सके। इस मार्ग के सहारे चीन हिंद महासागर में भी अपना दखल बढ़ाना चाह रहा है और यही वजह है कि अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चीन पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को दूर करने और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सहयोग कर रहा है। इसीलिए साल 2017 में चीनी राष्ट्रपति ने BRI को जमीन पर उतारने के लिए एक सम्मेलन भी बुलाया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि इस योजना की वजह से एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों को फायदा होगा, उनका कारोबार बढ़ेगा। चीन की तरफ से जब यह दावा किया जा रहा था तो उस समय 100 से ज्यादा देश और उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। हालांकि तब भारत की तरफ से इस चीनी कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया था। भारत के विरोध की वजह से सीपैक को जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में बनाया जाना है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 के युद्ध में कब्जा कर लिया था, जिसे अब हम POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, जिस पर भारत का दावा अब भी बरकरार है। हालांकि सीपैक की वजह से चीन की आर्थिक सेहत खराब हो रही है। आर्थिक गलियारे को पूरा करने के लिए उसके पास फंड्स तक नहीं है और यही वजह रही है कि पिछले महीने यानी कि जुलाई के अंत में उसकी तरफ से दूसरे देशों से इस परियोजना में शामिल होने की अपील की गई, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में दिलचस्पी रखते हैं, ताकि पहले कोरोना महामारी और अब रियल एस्टेट संकट से जूझ रहे चीन इस परियोजना को पूरा कर सके। पैसों की कमी की वजह से जिसका काम फिलहाल रुका हुआ है। इस परियोजना को दोबारा शुरू करने के लिए ही चीन दूसरे देशों से आर्थिक मदद की अपील कर रहा है। इस तरह की अपील को अवैध और नाजायज बताते हुए भारत भी अपनी नाराजगी जता चुका है। आज विश्व युवा दिवस है। विश्व युवा दिवस की शुरुआत आज से 22 साल पहले यानी 2000 में हुई थी।
जिसके बाद से हर साल 12 अगस्त यानी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। युवाओं के लिए समर्पित यह दिन युवाओं में कानूनी मुद्दों और संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस लिहाज से भारत में कितने युवा शिक्षित हैं? भारत में शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में भारत कौन से नंबर पर है? इसका विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन उससे पहले दुनिया में युवाओं का कितना आंकड़ा है जरा वो आपको बता देते हैं। युवाओं के आंकड़े में भारत के लिए गुड न्यूज है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। जहां दुनिया भर में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, वहीं हमारे देश में युवाओं की संख्या बढ़ रही है। बुजुर्ग होती दुनिया में भारत सबसे युवा देशों में शुमार है। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से युवाओं की कैटेगरी में 15 से 24 साल के लोगों को रखा जाता है, लेकिन भारत सरकार के मुताबिक युवाओं का ग्राफ 15 से 29 साल के बीच है। खुद संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में साफ है कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा युवा हैं। भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा युवा हैं। साल 2022 में भारतीयों की औसत उम्र 28 साल है, जबकि चीन और अमेरिका में आधे से ज्यादा आबादी की औसत उम्र 37 साल है। पश्चिमी यूरोप में 45 साल, जापान में 49 साल हो चुकी है। भारत को इस युवा आबादी का लाभ 2055 तक हो सकता है और इसकी वजह है मौजूदा समय में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश की 27% से ज्यादा आबादी युवा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI की रिपोर्ट के मुताबिक देश की आबादी 136 करोड़ होने का अनुमान है। यानी देश में इस वक्त 37.14 करोड़ आबादी युवाओं की है। विश्व युवा दिवस पर हम युवाओं की बात करें तो इस साल की थीम पर भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस साल युवाओं के लिए यूथ डे थीम है इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी, यानी कि अंतर पीढ़ीगत एकजुटता। इसका मतलब सभी उम्र के लोग के लिए एक दुनिया बनाना, और इसके लिए जरूरी है शिक्षा समृद्धि, और इसका एकमात्र जरिया है शिक्षा, जिससे सभी पीढ़ी को एकजुट किया जा सकता है। शिक्षा के सूत्र से सबको एक साथ जोड़ा जा सकता है। शिक्षा के स्तर के लिहाज से भारतीयों के आंकड़े पर भी हम नजर डालते हैं। आजादी के वक्त देश की आबादी 36 करोड़ थी, मगर साक्षरता सिर्फ 18% थी। अब हालात पहले से बदले हैं। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक देश में साक्षरता 77.7% हो गई है। वहीं महिलाओं के मामले में हालात और खराब थे। देश की आजादी के समय 9% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी हुआ करती थी, यानी 11 में से सिर्फ एक महिला एजुकेटेड थी। पुरुषों में ये 84.7% हो, वहीं महिलाओं में साक्षरता 70.3% है। आजादी के वक्त देश में सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, आज 1043 यूनिवर्सिटीज हैं। साल 1948 में देश में 404 कॉलेज थे, लेकिन 42,303 डिग्री कॉलेज अब मौजूद हैं। जबकि 1948 में देश में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज 541 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इस साल शिक्षा बजट में तकरीबन 11% की आंशिक बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के 93,224 करोड़ रुपए से बढ़कर ये तकरीबन 1,04,278 करोड़ हो चुका है। कोरोना के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव देखे गए हैं। कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा मिला है, जिसके बाद से जानकारों को भी यही लगता है कि देश में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सकता है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने कोरोना के मद्देनजर डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐलान किए हैं। देश में ई कंटेंट और ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में डिजिटल यूनिवर्सिटीज की स्थापना होगी। कौशल विकास के लिए एक ई पोर्टल शुरू होगा। ये सारी योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई गई हैं।